एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, प्रैक्टिस चल रहा होगा। ये तो टाइम वही है, एग्जाम अब बिल्कुल पास आ गया है। तो अभी तक हमने 2 यूनिट की एनालिसिस देख ली, अब मैं तीसरी यूनिट की एनालिसिस आज स्टार्ट कर रही हूँ। और देखिए बच्चों, ये यूनिट जो एनालिसिस मैं कर रही हूँ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सारी प्रैक्टिस आपकी चल रही है, रिवीजन चल रहा है, बट उसमें से भी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपके रहना चाहे, इसलिए मैं यूनिट वाइज एनालिसिस लेके आई हूँ। और बाकी अगर आपको नेक्स्ट सेशन के लिए अच्छी गाइडलाइन चाहिए और नए स्टूडेंट्स के लिए, तो मेरे बैचेस क्लास 11th के, 12th के एंड नीट के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। कहाँ पे? वेरीफाई ऐप पे। तो देर मत करिए, जाके तुरंत एनरोल कराइए, ठीक है? तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में है 3 चैप्टर: सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल्स एंड सेल डिवीजन। पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए बच्चों, सेल जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, ये हम सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये चीज, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले इसमें जो इंपॉर्टेंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये सबसे सिंप्लीफाइड सिस्टम है, ठीक है? इसमें सेल एनवेलप की बात करें तो ग्लाइकोकैलिक्स मतलब सिंपलर लेयर होती है, ठीक है? सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें जो सेल एनवेलप होगा किसका होगा? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये 3 चीजें होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। मीजोजोम्स की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर है नीट के लिए, मैंने यहाँ पे इसीलिए ये मेंशन कर दिया है बच्चों। और ये क्या है? ये एक्सटेंशन होता है बेसिकली किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक? इसका फंक्शन क्या है? मीजोसोम्स का सेल वॉल का फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, रेस्पायरेशन एंड सिक्रीशन, ठीक है? तो ये मतलब एक इम्पॉर्टेंट जॉब प्ले करता है, ठीक है, ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्लस गोल्जी का। ओके, तो ये हो गई मीजोसोम्स की बात। राइबोसोम की बात करें, 70s होता है इसमें, 50s प्लस 30s 2 यूनिट्स होते हैं। ये होते हैं किसमें? पॉलीजोम्स के फॉर्म में या पॉलीराइबोसोम्स में। मल्टीपल राइजोम जब एक सिंगल एमआरएनए में होता है तो वो होता है क्या? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स, ठीक? प्लाज्मिड की बात करें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है और एक यूनिक फिनोटाइप्स प्रोवाइड करता है, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। ये आप बायोटेक वाले चैप्टर में भी देखते हैं, ठीक है? 12th में जो बायोटेक का चैप्टर है उसमें भी इसका बहुत ज्यादा रोल डिस्कस हुआ है, जो हम आगे कवर करेंगे, ठीक? ये बात हो गई प्रोकैरियोटिक सेल की। सेल वॉल सेकंड है, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में, कभी कभी बच्चों डेट भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ईयर भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब इसकी डिस्कवरी हुई, किसने की। साइंटिस्ट, देखिए मैं बार बार बोल रही हूँ, हम साइंटिस्ट को स्किप करना चाहते हैं, कर देते हैं कभी कभी, लेकिन स्किप नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट का नाम, समरी पार्ट हो गया, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक? तो ये ध्यान में रखते हुए चलना है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में थोड़ा बता दूं, तो इसमें फोकस था क्वासी फ्लूइड, ठीक है? ये नेचर ऑफ लिपिड होता है जो कि इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन्स को। जो फंक्शन होता है फ्लूइडिटी का वो किसमें होता है, किसमें रोल परफॉर्म करते हैं? सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन, ठीक है? सेल वॉल की बात करें, एल्गी वॉल, सेल्यूलोज, गैलेक्टेन्स, मैनेन्स, कैल्शियम कार्बोनेट। प्लांट वॉल में क्या होता है? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टीन्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है? फिर ये सेल वॉल के बाद एक मिडिल लैमेला भी होता है जो कि कैल्शियम पेक्टेट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैल्शियम पेक्टेट से बनता है और ये एक जो आसपास की सेल्स है ना उन्हें चिपका के रखता है, ठीक है? यहाँ बात हो गई प्रोकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल की, ठीक है? अब हम चलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पे। फंक्शनल यूनिट यही है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? पहला है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 2 है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम
है, रोल प्ले कर रहा है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में, क्योंकि इसमें क्या है, राइबोसोम है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस तो करेगा ही ये। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये लिपिड सिंथेसिस कर रहा है एंड स्टीरॉयड हार्मोन सिंथेसिस, ये क्रूशियल है किसके लिए, एनिमल सेल के लिए, ठीक है। चलिए गोल्जी अपैरेटस की बात करें तो जो पैकेजिंग होती है, फॉरवर्डिंग सेंटर होता है, वो क्या होता है, गोल्जी अपैरेटस। अब इसमें भी सिस फेस होता है, ट्रांस फेस होता है। सिस रिसीव कर रहा है, फॉर्म कर रहा है, ट्रांस शिप कर रहा है, मैच्योरिंग फेज है और ये शिप करता है, ओके। इंपॉर्टेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ओके। लाइसोसोम्स की बात करें तो ये बनता है फ्रॉम गोल्जी से ही लाइसोसोम बनता है, बडिंग से, ठीक है। इसमें हाइड्रोलेसेस होते हैं, मतलब लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस, और ये एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे। वैक्यूल्स की बात करें तो ये वैक्यूल जो है एनिमल में नहीं होता है, कहाँ होता है, प्लांट्स में, ये याद रखना है। ये 90% जो है वॉल्यूम कवर करके रखता है। टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन होती है वो फैसिलिटेट करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वैक्यूल्स में होता है ये, ओके। चलिए यहाँ पे हमने एक पार्ट की बात की, कौन सी, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ये दोनों क्या है, ये क्या है, सेमी ऑटोनॉमस, ओके। माइटोकॉन्ड्रिया ये साइट है एरोबिक रेस्पिरेशन का। इसमें देखिए किस पे फोकस करना है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग जो है क्रिस्टी, ये इंक्रीज करती है सरफेस एरिया। क्लोरोप्लास्ट फोकस किस पे करना है, थाइलेकोइड्स स्टैक्ड एज ग्रेना, थाइलेकोइड स्टैक्ड एज ग्रेना एंड स्ट्रोमा, दो चीज होती है, ग्रेना एंड स्ट्रोमा, अरे सॉरी, थाइलेकोइड्स एंड स्ट्रोमा। तो स्टैक्ड एज ग्रेना वो थाइलेकोइड्स है, एंड स्ट्रोमा में क्या होता है, कंटेन एंजाइम फॉर डार्क रिएक्शंस, ये भी हम आगे कवर करेंगे। अब देखिए इसमें प्रोकैरियोटिक कनेक्ट है, दोनों बोथ हैव सर्कुलर डीएनए, आरएनए एंड 70S राइबोसोम। चलिए यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें खत्म होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बिल्कुल बताते हुए चलूंगी बच्चों। ये हालांकि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को ही हाईलाइट करके ये यूनिट एनालिसिस में डालने की कोशिश की है कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, वो पार्ट बिल्कुल ना छूटे, ठीक है। फिफ्थ में है साइटोस्केलेटन एंड सीलिया या फिर फ्लैजिला। अब सीलिया फ्लैजिला की बात करें बच्चों, सीलिया फ्लैजिला, इसमें किसमें हमें कंफ्यूजन एक जगह होता है, कौन सी जगह पे, ये जो अरेंजमेंट है 9+2 9+0, ये कहाँ पे होगा, ट्रिपलेट्स कहाँ पे होगा, यही अरेंजमेंट में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सीलिया फ्लैजिला की बात करें, अराइज हो रहे हैं फ्रॉम बेसल बॉडीज, 9+2 अरेंजमेंट है, मतलब 9 पेयर्स क्या है, पेरिफेरल डबलेट्स है, एंड ट्रू क्या है, सेंट्रल सिंगलेट। किसमें है, सीलिया में, सीलिया फ्लैजिला में 9+2 अरेंजमेंट है, एंड सेंट्रोजोम सेंट्रियोल्स में 9+0 अरेंजमेंट है, जिसमें 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट्स होते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन के, एंड कोई भी सेंट्रियल माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई साइटोस्केलेटन की। न्यूक्लियस एंड क्रोमो, इसमें बस इतना इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम में आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। न्यूक्लियोलस ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, और ये आरएनए सिंथेसिस के लिए ये साइट होता है, एक्टिव साइट है उसकी, ओके। क्रोमोसोम की बात करें तो बेस्ड ऑन सेंट्रोमियर के पोजीशन पे क्रोमोसोम के भी टाइप हैं, कौन कौन से हैं, मेटासेंट्रिक, मतलब ये वी शेप, मेटासेंट्रिक हो गया। देन उसके बाद एल शेप्ड हो जाएगा, मतलब जहां पे सेंट्रोमियर होगा, सेंट्रोमियर जैसे ऐसे है, यहाँ पे है, एल शेप्ड हो गया, ये सब मेटासेंट्रिक हो गया। एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, जे शेप्ड होता है क्लोज टू एंड। टीलोसेंट्रिक एट द वेरी एंड आई शेप्ड होता है। तो इस बेसिस पे, सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स के टाइप्स होते हैं। चलिए अब हमने यहाँ पे क्या कवर किया अभी तक, सेल में जो जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो चीजें हमने यहाँ पे देख ली। अब इसके बाद आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बच्चों, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। सबसे पहली बात, फेजेस ऑफ सेल साइकिल देखिए,
सेल हम कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके बाद सेल डिवीजन में आता है। सेल डिवीजन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं बताऊंगी कि वो कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से क्वेश्चन बिल्कुल आता है। तो देखिए, जो फेज होती है सेल साइकिल की, 95% टाइम तो इसका स्पेंड हो जाता है इंटरफेज में, मतलब प्रिपरेशन में। सेल साइकिल की प्रिपरेशन में 95% जो है चला जाता है टाइम। अब इसमें आता है जीवन फेज, गैप वन। ये इसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी एंड ग्रो करेगी, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा अभी तक। एस फेज जो होता है, जहां पे एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा। अगर इनिशियल अमाउंट 2 सी है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 सी। ओके, क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होगा बच्चों। ठीक है, अगर सेल वॉल जो है अगर सेल 2n है, तो अभी भी ये 2n ही रहेगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेट करता है इन द साइटोप्लाज्म एनिमल सेल्स में। अब आगे G2 फेज की बात करें, गैप 2। यहाँ पे प्रोटीन जैसे ट्यूबुलिन सिंथेसाइज होगी इन प्रिपरेशन ऑफ माइटोसिस। G0 फेज जो होता है, इसमें सेल डिवाइड नहीं होती है, हार्ट सेल, नर्व सेल्स फॉर एग्जांपल, और ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी लेकिन प्रोलिफरेट नहीं करती है। ठीक है, जब तक वो फेज ना आ जाए तब तक ये प्रोलिफरेट नहीं करेगी। तो ये फेजेस की बात हो गई, G1, S फेज, G2 एंड G0 फेज। चलिए, अब आती है एम फेज की बारी। एम फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चों अभी प्रोफेज, जब हम मियोसिस फर्स्ट सेकेंड पढ़ेंगे उसमें भी प्रोफेज फर्स्ट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, सबसे पहले माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन हमने क्यों बोला है, इसे पता है आपको? क्योंकि अगर 2n है तो 2n ही रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी रिडक्शन नहीं होता है प्लॉइडी में। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर में। प्रोफ इसमें क्या क्या आता है फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस फिर बाद में होगा। प्रोफेज, इसमें क्रोमेटिन अभी कंडेंस है। न्यूक्लियोलस, गोल्जी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे बच्चों। ये आपको ध्यान में रखना है, NGER। ठीक है, ये डिसअपियर, गायब हो जाते हैं इस फेज में। मेटाफेज की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो है अलाइन होंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे, स्पिंडल फाइबर्स अटैच होंगे काइनेटोकोर से। ठीक है, ये बेस्ट स्टेज होती है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को क्या करने के लिए, स्टडी करने के लिए। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा, कौन सा फेज है जहां पे क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को हम अच्छे से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो वो कौन सा फेज हो गया, मेटा फेज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वेटोरियल प्लेट पे क्रोमोसोम्स जो है ये अलाइन होते हैं, काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। एनाफेज में क्या होता है, जो ये सेंटोमियर होता है वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स ये सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से अब ये सेपरेट हो गए सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, और क्रोमेटिड्स मूव हो जाएंगे ऑपोजिट पोल्स पे, ऑपोजिट पोल पे चले गए। टीलोफेज ये रिवर्स होता है किसका, प्रोफेज का। न्यूक्लियोलस एंड ऑर्गेनेल्स रीअपियर हो जाएंगे। प्रोफेज में हमने क्या बोला था, न्यूक्लियोलस, गोल्जी, ER डिसअपियर हो गए, अब यहाँ पे सब आ जाएंगे। साइटोकाइनेसिस लास्ट एंड होगा इसका। इसमें एनिमल सेल्स में सेल फरो होंगे, सेल फरो बनेंगे, सेंट्रीपिटल होगा। प्लांट सेल में सेल प्लेट बनती है। ठीक है, वो सेंट्रीफ्यूगल होता है। तो ये बात हो गई किसकी बच्चों, एम फेज की बात हो गई। तो हमने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया, अब हम आते हैं किसकी तरफ, मियोसिस की तरफ। ठीक है, देखिए माइटोसिस हमने क्या बोला था, माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे कोई भी नंबर कम नहीं हो रहा है, कुछ भी रिड्यूस नहीं हो रहा है, प्लॉइडी भी रिड्यूस नहीं हो रही है। अगर मैं मियोसिस की बात कर रही हूँ तो ये क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। अगर प्लॉइडी 2n है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, n। ठीक, तो ये होता है मियोसिस और माइटोसिस का मेन डिफरेंस। मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन है एंड माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। अब देखिए, मियोसिस में 5 जो स्टेज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज है मियोसिस का, वो है प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, बाकी भी फेजेस होते हैं लेकिन सबसे ज्यादा ढेर सारा स्टार मार्क इस पे कर लीजिए बच्चों, क्वेश्चन प्रैक्टिस और बढ़ा दीजिए इस पे, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आना ही आना है। तो प्रोफेज फर्स्ट में जो स्टेजेस हैं वो कौन से हैं, LZPDD। क्या है LZPDD,
ये है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक, चलिए लेप्टोटीन की बात करें तो इसमें क्रोमोसोम्स दिखने लगता है। जाइगोटीन में साइनेप्सिस मतलब पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की। साइनेप्सिस क्या होती है? पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। ठीक, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इसमें बनता है। हर एक पेयर को हम क्या बोलते हैं? बाईवेलेंट या फिर टेट्राड। देखिए ये है क्रोमोसोम पेयरिंग हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब ये हर एक पेयर को हम बाईवेलेंट या फिर टेट्राड बोलेंगे, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये जाइगोटिन में क्या होता है? साइनेप्सिस होती है, साइनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक, पैचिटीन में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में, जैसे मान लीजिए ये हो गया एंड दूसरा पेयर क्रोमोसोम ये हो गया, तो ये दोनों जो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक, ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। अब इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रिकॉम्बिनेज। ठीक है, वो एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन की बात करें तो यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अब डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, जो कहाँ पे बना था? जाइगोटीन में। और लेकिन बाइवेलेंट अभी भी अटैच्ड है एग शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसे हम कायस्मेटा बोलते हैं। और ये लास्ट हो गए, कैन लास्ट फॉर इयर्स इन oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स। ठीक, ये बस एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, लेकिन जो मेन चीजें हैं कि किस किस स्टेज में क्या हो रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे से आता है। डाइकाइनेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन हो जाता है किसमें? कायस्मेटा का। कायस्मेटा जो हमने अभी देखा ना डिप्लोटिन में, ये टर्मिनेट हो जाएगा किसमें? डाइकाइनेसिस में, और स्पिंडल यहाँ पे असेंबल हो जाएंगे। ठीक, तो ये मियोसिस में, ये प्रोफेज फर्स्ट में मियोसिस वन, प्रोफेज फर्स्ट में ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मियोसिस वन एंड मियोसिस टू में क्या होता है? देखिए मियोसिस वन में क्या होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ये रिड्यूस कर देंगे क्रोमोसोम नंबर को 2n से n। मैंने बोला ना प्लॉइडी यहाँ पे डिक्रीज हुई, लेकिन मियोसिस 2 और माइटोसिस एक ही जैसा होता है। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड एक ही जैसा होता है, मतलब वो भी इक्वेशनल डिवीजन है, यहाँ पे भी कुछ भी रिड्यूस नहीं होगा। जो मियोसिस वन का रिजल्ट है वैसे का वैसे ही रहेगा। जैसे हेप्लॉइड आ गया 2n से n हो गया मियोसिस वन में, अब मियोसिस टू में और रिड्यूस नहीं होगा, वो n ही रहेगा। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होंगी, और ये एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस होता है, लेकिन किस में होता है? हैपेंस इन हेप्लॉइड सेल्स। माइटोसिस डिप्लॉइड में हो रहा है, ये हेप्लॉइड में। ठीक है, ये क्लियर हो गया माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। ये जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आपका सेल डिवीजन भी कंप्लीट होता है, तो सेल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन यहाँ कंप्लीट होता है। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, जो कि जूलॉजी का चैप्टर है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें सबसे पहला पार्ट है। देखिए बच्चों, ये जो एनालिसिस आपकी चल रही है यूनिट वाइज, इसमें जो भी आपको फायदा तो देखिए होना ही होना है। क्यों? क्योंकि आप चीजें जो साथ में करते जा रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, वो उसी मतलब आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, उसमें से आपको बीच बीच में से इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पता चलते रहे कि हाँ ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट फेज चल रहा है आपके प्रिपरेशन का, और बिल्कुल अब एग्जाम पास में आ गया है, तो नहीं घबराना है, इंपॉर्टेंट चीजों को बस कवर करते हुए देखते हुए चलना है। तो ये आपको क्लासेस अटेंड करना बहुत जरूरी है, बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। आगे भी मैं आपको बिल्कुल गाइड करूंगी आगे के नेक्स्ट सेशंस के लिए, जैसे फॉर 11th 12th एंड नीट के लिए। मैंने बताया आपको बैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अभी इनरोल करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक डेप्थ में अच्छे से कैसे उसको, कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, उसका कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में क्लियर रहे, कि कोई भी क्वेश्चन आए, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए, आप बस कर लें। ठीक है, तो चलिए अब हम बायोमोलिक्यूल्स नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स के एनालिसिस देख लेते हैं। इसमें पहला ये केमिकल एनालिसिस। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स है, थोड़ा सा तो केमिस्ट्री आएगी ही आएगी। ठीक, देखिए अब केमिकल एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट है, एसिड सोल्यूबल पूल, एसिड इनसोल्यूबल पूल एंड लिपिड एक्सेप्शन का केस, ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड सोल्यूबल पूल जो है ये फिल्ट्रेट है, याद रखिएगा। इनसोल्यूबल रिटिनेट है। ठीक,
फिल्टर इसमें क्या होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूलर वेट जिनका 18 टू 1800 डाल्टन्स है, वो किस में आ जाएंगे, एसिड सोल्यूबल पूल में। माइक्रो मॉलिक्यूल, सोल्यूबल कौन हो गए, छोटे मॉलिक्यूल, वो आराम से घुल जाएंगे, ठीक है। तो जिनका 18 टू 18 800 सॉरी 1800 नहीं बच्चों, 18 टू 800 डाल्टन जिनका मॉलिक्यूलर वेट है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल, वो एसिड सोल्यूबल पूल में आएंगे। एग्जाम्पल के तौर में देख लीजिए, अमाइनो एसिड हो गया, मोनोसेक्राइड हो गया, न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, ये जो मोनोमर्स हो गए, मोनोमर्स ये आ गए एसिड सोल्यूबल में। एसिड इनसोल्यूबल में अब इसमें आते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो है ज्यादा होता है 10,000 डाल्टन से, ठीक है। वो आते हैं किसमें, एसिड इनसोल्यूबल पूल में। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटीन्स हो गया, ये सब पॉलीमर्स हैं, प्रोटीन्स हो गया, पॉलीसेकेराइड हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक। तो वो रिटनेट जो बचे हुए पार्ट है वो एसिड इनसोल्यूबल उसमें आएंगे। लिपिड एक्सेप्शन क्या है, लिपिड का लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है, 800 से भी कम होता है, लेकिन ये एसिड इनसोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या बना लेते हैं बच्चों, वेसिकल्स बना लेते हैं, ठीक है, मिसल्स बना लेते हैं जब सेल इज ग्रुप्ड अप होता है, तो इसीलिए ये किस में पाए जाते हैं, इनसोल्यूबल पूल में। तो ये एक एक्सेप्शन है। तो ये तीनों चीज केमिकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ लेते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। देखिए ये नेक्स्ट पार्ट आता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट का। कहीं भी पूछे, अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया क्या इनमें से फॉलोइंग कौन कौन सा प्राइमरी मेटाबोलाइट है या सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो एक चीज सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है प्राइमरी मेटाबोलाइट का, कि प्राइमरी मेटाबोलाइट का डायरेक्ट रोल होता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में। अमाइनो एसिड्स हो गए, शुगर हो गए, जिनका हमारी जो बॉडी, जिसका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है, उसमें जो डायरेक्ट रोल होता है, तो वो होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है, इकोनॉमिक यूज होता है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो फिर भी इजिली थोड़ा, अगर आप कुछ मिस कर रहे होगे, कुछ भूल रहे होगे ना, तो इजिली आप उसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक यूज में आएंगे। प्राइमरी में आगे जैसे अमाइनो एसिड, शुगर्स। सेकेंडरी में आगे जैसे एल्केलॉइड में आ गया मॉर्फिन, कोडिन। टॉक्सिन में एब्रिन, रिक्सिन। ड्रग में विनब्लास्टिन, क्यूरक्यूमिन। ये बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने हाई प्रायोरिटी रख रखा है। लेक्टिन्स में आ गया कॉनकानावेलिन ए। ये बात हो गई आपके मेटाबोलाइट्स की। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की। ये पॉलीमर होते हैं अमाइनो एसिड के। अमाइनो एसिड किस में आएंगे, सॉल्युबल में कि इनसॉल्युबल में, सॉल्युबल में। और प्रोटीन किस में आएगा, प्रोटीन आएगा इनसॉल्युबल में। केमिकल एनालिसिस में मैंने अभी डिस्कस किया है बच्चों, ठीक। चलिए, अमाइनो एसिड्स की बात करें, 20 टाइप्स के होते हैं। ज्विटर आयन पे अगर मैं फोकस करूं तो ये वो स्टेट है जहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों ही होते हैं, मतलब नेट आयन इनका जो होता है, नेट आयनिक चार्ज वो 0 होता है। बॉन्ड्स इसमें कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये कैसे बनता है, डिहाइड्रेशन से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिमूवल ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर कौन कौन से होता है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन आता है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी। प्राइमरी लीनियर होता है, मतलब एक बस एक सीक्वेंस आ गई अमाइनो एसिड की, वो लीनियर जो स्ट्रक्चर हो गया वो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। पहला अमाइनो एसिड को एन टर्मिनल बोलेंगे, लास्ट को सी टर्मिनल। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी में अल्फा हेलिक्स होता है, बीटा प्लीटेड शीट होते हैं। अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड होते हैं नॉर्मली। टर्शरी में ये 3D फोल्डिंग होती है, ये एब्सोल्युटली नेसेसरी होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए। क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों, कौन सा स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का जो कि एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, टर्शरी स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें तो मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन जब आके जुड़ती हैं वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। इसका अच्छा एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होते हैं, ठीक। यहीं पे आपका प्रोटीन भी खत्म होता है। इसमें स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। अब बात करते हैं पॉलीसेकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड की। पॉलीसेकेराइड में देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टोरेज के लिए स्टार्च जो प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है। स्ट्रक्चर में सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल, चिटिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स का, फंगल वॉल में होता है, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है।
न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइड होता है शुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोटाइड होता है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। इसमें बॉन्ड होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, कनेक्ट करते हैं दो न्यूक्लियोटाइड्स को। बहुत इजी है ये, क्वेश्चन भी आ जाता है इससे। अब यहाँ तक उसमें बस पॉलीसेकेराइड में बस उतना इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स की हम बात कर लेते हैं बच्चों। देखिए एंजाइम्स थोड़ा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का इंजन है, मैंने मेंशन कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम में एक कॉन्सेप्ट आता है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली क्या करता है बच्चों, ये स्पीड अप कर देता है, मतलब बढ़ा देगा स्पीड किसकी, रिएक्शंस की। कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी जो है लो हो जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है तो एंजाइम जो रिएक्शन का जो उसकी कैपेबिलिटी वो स्पीड अप हो जाती है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है, एंजाइम जो है स्पीड अप रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मतलब एंजाइम यूज होता है तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे कि रिएक्शन स्पीड अप हो जाएंगे। पता ही हम लोग को। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? टेम्परेचर, पीएच, यूजुअली ये बेल शेप कर्व फॉलो करते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, वो देखना ही है आपको। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एक्टिविटी इंक्रीज कब तक? वी मैक्स तक। जब तक वी मैक्स नहीं पहुंच जाता तब तक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन क्या होता है? इनहिबिटर जब सबस्ट्रेट से रिजेंबल करने लगता है, एग्जाम्पल मैलोनेट इनहिबिट करता है किसको? सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज को। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में ऑक्सीडो OTH-LIL, ये याद कर लीजिएगा, OTH-LIL। ठीक, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेस, ठीक है, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस एंड लाइगेजेस। ठीक, ये याद रहेगा, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइएजेस, आइसोमेरेजेस एंड लाइगेजेस। OTH-LIL, OTH-LIL। कोफैक्टर्स की बात करें बच्चों तो एपो एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन पार्ट होता है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होगा। दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? होलो एंजाइम, जो पूरा एक्टिव पार्ट है। तो एपो एंजाइम कोफैक्टर मिलके होलो एंजाइम बनाते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होता है, एग्जाम्पल हीम इन पेरोक्सीडेज। कोएंजाइम लूजली बाउंड होता है, NAD, NADP जिसमें नियासिन होता है। एंड मेटल आयंस की बात करें तो एग्जाम्पल जिंक फॉर कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये एंजाइम का पार्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। तो यहीं पे एंड होता है आपका बायोमोलिक्यूल चैप्टर भी। तो हमने इस यूनिट के तीनों चैप्टर कवर किए। ठीक है, सेल, उसकी साइकिल, सेल साइकिल एंड डिवीजन, इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, एंड बायोमोलिक्यूल्स। अब हम किधर चलेंगे बच्चों? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं लेके आई हूँ जो हमें सॉल्व करने देखने हैं, फिर हमें पता चल जाएगा कि यस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हम इस यूनिट के लिए भी रेडी हो चुके हैं। तो चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन। देखिए मैं फिर से एक ही चीज रिपीट करूंगी बच्चों, ज्यादा आपको किस पे प्रैक्टिस करना है? मैच द कॉलम, असर्शन रीजन, टू स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक है, मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन एंड एप्लीकेशन बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन। थोड़े जो लेंदी आते हैं सब एनसीईआरटी का ही पार्ट है बच्चों, एनसीईआरटी से बाहर आपको कहीं कुछ नहीं पूछेगा, सब इसी से रिलेटेड हैं। लेकिन बस इनका क्या है, एनटीए का काम क्या रहता है? थोड़ा सा घुमा दो, थोड़ा सा ऐसा कर दो कि बच्चों का ज्यादा टाइम लगे किसमें? बायो में, रीड करने में, उसे समझने में कि अरे इतना बड़ा आ गई लाइंस, इसमें कंफ्यूज ट्रैप करने में। तो वो बस आपसे ना हो, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो वहां पे आपको हैंडल करने में इजी रहेगा। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉलम फर्स्ट, कॉलम मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करना है। पहला है क्या, यहाँ पे ये देख लीजिए बच्चों, पता चल गया किससे रिलेटेड क्वेश्चन है? मेटाबोलाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ए है एल्केलॉइड, एल्केलॉइड किससे मैच हो जाएगा बच्चों? थर्ड कौन सा है? मॉर्फिन एक एल्केलॉइड है। बी लेक्टिन क्या है? लेक्टिन में क्या आ जाएगा? कॉनकैनावेलिन। ए ड्रग्स में आपका क्या आ जाएगा बच्चों? कुर्क्यूमिन ड्रग। टॉक्सिन में क्या आ जाएगा? रेक्सिन। ठीक है, तो ए जो है किसके साथ करेक्टली मैच है? थर्ड के साथ। बी किसके साथ करेक्टली मैच है? फर्स्ट के साथ। सी सेकेंड के साथ एंड डी फोर्थ के साथ। और ये कहाँ पे दिया है? ऑप्शन 1 में। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बताना है? द की डिफरेंस बिटवीन एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस।
एनाफेज जो माइटोसिस की है एंड एनाफेज 1 जो मियोसिस की है, उनके बीच में हमें की डिफरेंस बताना है। ओके, चलिए आपने क्वेश्चन देख लिया, अब हम ऑप्शंस भी देख लेते हैं। इन एनाफेज क्रोमोसोम्स मूव टू पोल्स, इन एनाफेज 1 क्रोमेटिड्स मूव। ये सही है? गलत है बच्चों। In anaphase, centromere split. In anaphase 1, centromere do not split. बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, लेकिन एनाफेज 1 में नहीं होता है। थर्ड में लिखा है एनाफेज डीएनए रेप्लिकेट्स, इन एनाफेज 1 इट डजंट। ये भी रॉन्ग है। देयर इज नो डिफरेंस। फोर्थ वाला तो ये भी रॉन्ग है। डिफरेंस है बच्चों, और करेक्ट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड है। असर्शन रीजन बेस्ड कहीं भी क्वेश्चन आए, एआर बेस्ड क्वेश्चन, आपको क्या ध्यान रखना है सबसे ज्यादा? असर्शन पढ़ लिया, ट्रू है। रीजन पढ़ लिया, ट्रू है। अब यहीं पे आप फंसते हैं। इसके जो नेक्स्ट स्टेप होता है क्या, कि क्या रीजन सही है असर्शन के लिए, इस पे ही आपको बस थोड़ा सा फोकस करना है बच्चों। ठीक, अगर असर्शन फॉल्स हो गया तब तो आपके लिए इजी है क्वेश्चन, आप फट से टिक कर लोगे कौन सा ऑप्शन होगा। रीजन भी फॉल्स हो गया तो भी आपके लिए इजी है, लेकिन बस वहीं पे दिक्कत होगी कि जब असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट हो जाए। तो असर्शन में बोला है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डिस्क्राइब्स एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों ही सेमी ऑटोनोमस है, जो कि सही है, दोनों सेमी ऑटोनोमस है। रीजन में क्या बोला है? दे पोजेस देयर ओन डीएनए, आरएनए एंड एटीएस राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये गलत हो गया बच्चों। ठीक, तो असर्शन ट्रू है, रीजन यहाँ पे गलत है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड। ऐसे ही बस आपको देख के फट से टिक करना है। ठीक, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन हमने ये किस में देखा है बच्चों? ये एंजाइम वाले पार्ट में देखा, बायोमोलिक्यूल्स में। तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। पहला बोला द इनहिबिटर बाइंड्स टू अ साइट अदर देन द एक्टिव साइट, ये रॉन्ग है। Vmax increases while Km remains the same, ये भी रॉन्ग है। The inhibitor resembles the substrate in its molecular structure, बिल्कुल सही। कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होता ही यही है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या होता है? जब जो इनहिबिटर सबस्ट्रेट की तरह बिल्कुल लगने लगे उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, वो होता है कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। वो कॉम्पिटिशन दे रहा है ना। तो यहाँ पे थर्ड सही है, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी रॉन्ग है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन 3। आगे बढ़ लेते हैं बच्चों। ये 2 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट दिए। स्टेटमेंट 1 में बोल रहा है द गोल्जी apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है कि जो गोल्जी apparatus है ये क्लोज एसोसिएशन में होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। स्टेटमेंट 2 में बोला मटेरियल्स टू बी पैकेज्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द ER फ्यूज विद द ट्रांसफेस ऑफ द गोल्जी apparatus। गलत हो गया बच्चों, ये ट्रांसफेस से फ्यूज नहीं होता है। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो गया? ऑप्शन 2, सिस फेस से होता है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अकर्स ड्यूरिंग। डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है? डिसोल्यूशन की बात आ जाए सिनेप्टोनिमल की, डिप्लोटीन स्टेज जहां भी दिखे आपको बिल्कुल बस टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन में बोल रहा है इफ द कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम द कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल सही। कोफैक्टर को अगर हमने हटा दिया तो कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट हो जाएगी। रीजन में क्या बोला है? कैटालिटिक यूनिट इज फॉर्म बाय द एसोसिएशन ऑफ एपो एंजाइम एंड द कोफैक्टर। अब क्यों लॉस हो जा रही है? क्योंकि एपो एंजाइम और कोफैक्टर मिलके ही तो एक कैटालिटिक यूनिट बना रही है। जब उसमें से कोफैक्टर ही हटा देंगे तो कैटालिटिक जो एक्टिविटी होगी वो लॉस हो जाएगी। तो देखिए रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, और यहाँ पे रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो बच्चों यहीं पे हमारे सारे क्वेश्चंस भी खत्म हो गए जो इस यूनिट के लिए मैं लेके आई थी। ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस और से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। असर्शन रीजन बेस्ड, मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम बेस्ड,
थोड़े लेंदी लेंदी क्वेश्चंस जो एप्लीकेशन बेस्ड हो, जिसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इस पे आप ज्यादा फोकस करो प्लीज। इस पे ही ज्यादा फोकस करो, क्योंकि अगर आपने ये टाइप के क्वेश्चन कर दिया ना, तो फिर कैसे भी टाइप के कहीं से भी ट्विस्ट एंड टर्न एंड ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली कर लोगे, क्योंकि आपने पहले ही आपकी तैयारी कैसे एकदम टफ फेस से होके चली है। ओके, तो चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जो एग्जाम अभी आने वाला है उसके लिए आप बिल्कुल लगे रहिए। एंड एक और चीज आप बिल्कुल मत भूलिए, मेरे 11th 12th एंड नीट के बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो गए हैं, तो आप अभी जाके ऐप पे वेरीफाई ऐप पे इनरोल करिए। थैंक यू सो मच।